रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी पर पार्टी की कार्यकर्ता ने ही लगाया यौन शोषण का आरोप। सांसद जनार्दन मिश्रा की टिप्पणी के बाद कांग्रेस आक्रोश में फूंका गया पुतला। मऊगंज अपर कलेक्टर 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार और 40 साल पहले मृत व्यक्ति के नाम की जमीन बेचने का मामला आया प्रकाश में। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी पंकज पटेल पर धोखा देकर यौन शोषण करने का गंभीर आरोप एक महिला द्वारा लगाया गया है। महिला बसपा की कार्यकर्ता भी है। पूरे मामले को लेकर एसपी कार्यालय आविंदर देने पहुंची महिला ने बताया कि वह गरीब परिवार की अनुसूचित जाति की सदस्य है और इस वार्ड क्रमांक 1 रायपुर करचोलियान में जनपद सदस्य भी है। पीड़िता ने बताया कि पंकज पटेल जो कि सुमेधा बिहरा के रहने वाले हैं, उनका मकान आनंदपुर शारदा ठीहा के सामने बना हुआ है। पंकज के साथ उनके काफी समय से राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध हैं। उन्होंने 6 साल तक लगातार मेरा यौन शोषण किया और शादी का वादा किया, लेकिन बाद में मना कर दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके कहने पर मैंने अपने पति से भी तलाक के लिए आवेदन दिया है। अब वह भी मुझे परेशान करते हैं, जबकि पंकज पटेल अब अपने वादे से मुकर गए हैं। इस संबंध में आज पीड़िता ने एसपी रीवा को ज्ञापन सौंपा है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमने पीड़िता से बात की। विधानसभा सिमरिया के 3 बार के चुनाव लड़े पंकज पटेल जी ने मेरे साथ गलत किया। 6 सालों तक मेरा शारीरिक शोषण किया और मुझे पत्नी बनाने के लिए मुझे वो झूठा दिलासा देते रहे। मैं उनकी बातों में रही और मुझे वो अपने घर भी ले जाते थे और मेरा शोषण करते थे और बोलते थे कि मैं आपकी पत्नी, अभी आप शांत रहिए, जब तक आप शांत रहेंगी तो मैं आपका खर्च उठाता रहूंगा। मुझे खर्च भी देते थे तो मैं उनसे विश्वास करती थी। बोले कि मैं चुनाव के बाद चुनाव जीत जाऊंगा तो आपको अपनाऊंगा। और 2018 का भी चुनाव हार गए और 2023 का भी चुनाव हार गए तो फिर वो बहाना करने लगे। जब मैंने जनवरी से उन पे दबाव डालना शुरू किया तो मुझ पे कट होने लगे, इग्नोर करने लगे। बोले अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हो जाए फिर उसके बाद करूंगा, क्योंकि अभी करूंगा तो बदनामी होगी, थोड़ा असर पड़ेगा। मैंने भी उनकी बात मान ली, क्योंकि मैं भी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। तो इसलिए फिर अप्रैल से मैंने उन पर जोर दबाव देना शुरू कर दिया कि आप घर में बात करिए, मुझे अपनाइए, मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपनाइए। मेरी चारों जगह सब जगह बदनामी होती है। हमेशा मेरे साथ में मीटिंग में मुझे खुद ले चलते थे। मैं उनके साथ में हमेशा मीटिंग करके मैं जाती थी। पार्टी के सभी लोगों को, एक एक व्यक्ति को जानकारी कि हमारा उनका संबंध था। तो फिर उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और मई जून से उन्होंने पूरी तरह से दूरियां बना ली, बात करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। तो 1-2 महीना मैंने इंतजार किया। मैंने सोचा शायद समझ जाएंगे। तो जब मुझे बहुत परेशानी हुई, मैं बहुत परेशान थी। फिर मैं 5 अगस्त 2024 को उनके घर अनंतपुर में मेरा हाउस में गई और उनकी पत्नी थी। तो मैंने उनकी पत्नी स्नेहलता पटेल को पूरी जानकारी दी कि ऐसी बात है, आप लोग मेरा सहयोग करिए, मैं परेशान हूँ। तो फिर वो पंकज पटेल से फोन पे बात करवाई कि वो कमला आई हैं, ऐसे बोल रही हैं नाम। तो वो सरासर झूठ बोल दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झूठ बोलेंगे। बोले ऐसा कोई कहाँ आप उनके साथ जाती थी? मैं सिमरिया की सभी कार्यक्रम में भोपाल साथ में जाते थे। फिर ट्रेन में तो मान लीजिए अलग अलग जाते थे, लेकिन स्टेशन से होटल तक में वो साथ में जाते थे। वहाँ होटल में रूम लेते थे, वहाँ मिलते थे, अपने घर में भी मिलते थे। घर में उनकी पत्नी उनकी भोपाल चली जाती थी। उनके बच्चे भोपाल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो उनकी भोपाल जब उनकी पत्नी चली जाती थी तब मुझे ले जाती थी। आपको मालूम था कि उनकी पत्नी को भी पता है और पत्नी उनके घर के सभी लोग जानते थे कि मैं उनके हमेशा साथ में आती जाती हूँ, साथ में सब पता था। संबंध के बारे में तो नहीं पता था मुझे, लेकिन मैंने खुद बताया उनकी पत्नी। जैसे कि आप ये बोल रही हैं कि पत्नी ने बोला था कि हम शादी करवाते। जब मैंने 5 अगस्त 2024 को बात की तब की मैं बात बता रही हूँ। तब उन्होंने बोला, जब अपने हस्बैंड से बात करवाएंगे फोन में, उनके हस्बैंड ने झूठ बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि ये बात सच है, साबित कर दो, तुम प्रूफ दो तो मैं खुद तलाक दूंगी, मैं तुम्हें अभी शादी करवाऊंगी। और 20 जी मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। लेकिन मैंने बोला कि मैं अपने पति को तलाक दूंगी। मैंने तलाक के लिए आवेदन भी दे दिया। मैंने तलाक देने के लिए तैयार थी अपने पति को। क्या आपके पति से आपकी क्या अनबन हो गई? तो ये हमारे पति को ये पता चल गया तो मुझे परेशान करते हैं, घर से निकालते हैं। मुझे निकाल भी चुके थे। अब मेरे सब जगह पता है। तो उन्होंने मुझे लालच दिया, मैं अकेले आती जाती थी तो उन्होंने मुझे बहुत प्रलोभन दिया। जब उन्होंने मुझे इस तरह बोला तो फिर मैं गुस्सा हुई। तो फिर उन्होंने बोला कि आप कहीं शिकायत मत करिए। मैंने बोल दिया था मैं शिकायत करूंगी, सभी लोगों को बता दूंगी।
तो बोले कि शिकायत मत करिए, मैं आपको पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, चुनाव के बाद में अपनाऊंगा। अभी आपने कहा था शिकायत अभी मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया है, अनुसूचित जाति थाने में दिया है। FIR हुई है इस मामले में? अभी FIR की बात हो गई है। मेरी जान खतरे में है, मेरा परिवार खतरे में है। उन लोग मुझ पर बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी सुरक्षा की आप लोगों से गुहार है, मुझे न्याय दिलाइए आप। अब आपके पति से आपके कैसे संबंध है? उन्हें वो बहुत परेशान करते हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज सांसद जनार्दन मिश्र का पुतला फूंका गया। इस दौरान सड़कों में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और जमकर नारेबाजी की। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस कमेटी द्वारा शिल्पी प्लाजा में पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों सांसद जनार्दन मिश्रा ने लगातार 2 बार श्रीनिवास तिवारी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते नजर आए। आगामी 17 सितंबर को श्रीनिवास तिवारी का जन्मदिन त्योंथर में मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी महापौर अजय मिश्रा बाबा ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अपने पूर्वजों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए, उन्हें खुले मंच से विरोध करना चाहिए। वहीं सांसद जनार्दन मिश्रा के लिए उन्होंने कहा कि उनके लिए कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, उनके बारे में सभी जानते हैं कि वह कठपुतली मात्र हैं। उन्होंने कोई एक काम किया हो तो गिनाएं। इस दौरान क्या कहा अजय बाबा ने, सुनिए। किसी भी एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए मूर्खता की बात है। उन्होंने जो टिप्पणी की हमारे कांग्रेस के बिंद नायक, हमारे कांग्रेस के नहीं पूरे बिंद के नेता, अपना जीवन काल जब से बिंद प्रदेश बना तब से लेकर लगातार राजनीति में सक्रिय रहने वाला हर सर्वहारा वर्ग के नेता पंडित श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की, उसको लेकर आज पुतला दहन किया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं कि जो उनके नाती हैं सिद्धार्थ तिवारी राज, जो भारतीय जनता पार्टी से त्योंतर से विधायक हैं, जब उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने एक शायरी कही कि वसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा न जनाना जरूरी है। वो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो वसूल कहां मर गए? पद की लालच में अपने पूर्वजों को का अपमान सहने वाले, जिसकी पहचान सिर्फ अगर कुछ है तो पंडित श्रीनिवास तिवारी के नाती की है। जो त्योंतर से उनको वोट मिला वो भाजपा का वोट नहीं था, वो पंडित श्रीनिवास तिवारी का वोट था। अगर हमारे पूर्वजों का कोई अपमान करे, चाहे वो मेरे दल का हो किसी दल का हो, वो भी दिवंगत नेता जिसने गरीबों के, मजलूमों के मजदूरों के लिए संघर्ष किया हो, ऐसे नेता का अपमान बर्दाश्त के बाहर है। ये बिंद का अपमान है। मैं कल उनका बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि किसी वयोवृद्ध नेता के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। 17 सितंबर को अपने बाबा जी का जन्मदिन जाग घाट में मनाने के लिए वो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को बुला रहे हैं। अपने बाबा के नाम पे अपनी राजनीति को जिंदा रखने वाले ऐसे विधायक को शर्म आनी चाहिए कि अगर उनके बाबा के ऊपर किसी ने टिप्पणी की, वो भाषण दिया करते थे कि मैं पंडित श्रीनिवास तिवारी का पोता, स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी का पुत्र, आज वो कहां गया? ये उनको आत्मसात करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि मैं किस पार्टी में हूं। जब कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने ये बोला कि ये बिंद का नहीं, पंडित श्रीनिवास तिवारी का अपमान है। आज उन्हीं के पार्टी के सांसद ने अगर ऐसा वक्तव्य दिया तो इसका जवाब राज तिवारी को खुले मंच से देना चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से त्योंतर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपने पंडित श्रीनिवास तिवारी के नाम पे राज तिवारी को जिताया है।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर अभद्र टिप्पणी के विरोध में एनएसयूआई ने एक बार फिर सांसद जनार्दन मिश्रा का पुतला फूंका और कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर माफी नहीं मांगते तो सांसद के आवास का घेराव किया जाएगा। आज रीवा में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में कॉलेज चौराहे में विंध्य के सफेद शेर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी जी पर बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में पुतला जलाकर विरोध किया गया, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा पुतला जलाने से रोका गया। विरोध करने का मुख्य उद्देश्य बीजेपी सांसद को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। एनएसयूआई द्वारा पुतला दहन के दौरान उस समय हास्यास्पद स्थिति निर्मित हो गई जब पुलिस वाले सांसद जनार्दन मिश्रा का पुतला बचाते नजर आए। हालांकि इस दौरान पुलिस वाले हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। संभव है उन्हें ऊपर से आदेश आया हुआ होगा ऐसा करने के लिए, क्योंकि इसके पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला लेकर पुलिस वाले भागते नजर आए थे। कुल मिलाकर इस सरकार को विरोध पसंद ही नहीं है, जबकि विरोध जनता का अधिकार है। क्या कहा इस संबंध में पंकज उपाध्याय ने, आइए सुने। आज हम लोग बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा जी, जो सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में लगातार विवादित बयान देते रहते हैं, जो लगातार कठपुतली का काम करते हैं, यहाँ केवल और केवल कठपुतली है, सांसद को मात्र नाम के हैं, जो मात्र बीजेपी की लहर में सांसद बने हुए हैं। उन्होंने हमारे श्रीयुक्त पंडित श्रीनिवास तिवारी जी पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, जो कि पूजनीय है, जो कि अब नहीं है और हमारे विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि एक गड्ढा नहीं पटवा पाया। आपने क्या किया है सांसद जी? आप केवल लेटरिन बाथरूम साफ करने के सांसद हैं। सफाई कर्मचारी और सांसद में क्या फर्क होता है आपको ये पता नहीं है। आपने कोई काम अपने लेटर पैड पे कराया हो तो बताइए। पंडित श्रीनिवास तिवारी जी वो व्यक्तित्व थे जिन्हें हर व्यक्ति आज पूछता है, और ये जो उन्होंने बयान दिया है, ये बिल्कुल अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया ये गलत है। इसका एनएसयूआई पुरजोर विरोध करती है और आगे भी इनके घर का भी घेराव करेंगे हम अगर ये सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं। हमारा निवेदन है बीजेपी के शासन से कि आप जनार्दन मिश्रा जी को बोलिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा हम उनके घर का भी घेराव करेंगे और काला झंडा दिखाने का भी काम करेंगे। निश्चित रूप से एनएसयूआई के साथी रीवा के इस अपमान को सहन नहीं करेंगे। दादा हमारे लिए पूजनीय। खुटेही स्थित मस्जिद में करंट लगने से एक बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के खुटेही मस्जिद की है, जहां ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मासूम बच्चों से सजावट का कार्य कराया जा रहा था। ठीक छत के ऊपर से 11,000 केवी का तार लगा हुआ है, जहां झंडा लगाते समय मासूम करंट की चपेट में आ गया। घटना के संबंध में बच्चों ने पाया कि मृतक इंसाफ अंसारी मऊगंज जिले के पहाड़ी का रहने वाला है, जो बीते तकरीबन 8 साल से मदरसे में पढ़ाई करता है। घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की है। इधर इस पूरी घटना को लेकर अब मदरसा संचालक अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं। इधर मदरसा में पढ़ने वाले अन्य बच्चे शायद इसी दहशत के कारण कुछ भी कह पाने में असमर्थ हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित थाने के पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से मृतक के शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। का टाइम था, तो हम नीचे वजू बना रहे थे, ऊपर नमाज पढ़ाने के लिए। तो ऊपर कितने बच्चे थे जब घटना हुई? ऊपर मतलब हो गई, जैसे ईद मिलादुन्नबी तो सजावट हो रही थी, तो ऊपर जो है बच्चे गए हो गए, पता नहीं खुदा न खास्ता कैसे क्या हो गया, खुद आदमी नहीं जान रहा। उस समय कोई मतलब बड़ा उसके साथ नहीं था बच्चों के साथ घटना? अचानक से अल्लाह बेहतर। जब उस समय घटना हुई उस समय बच्चों के साथ मतलब बच्चे सजावट कर रहे थे, आप में से कोई वहां नहीं था? मतलब बच्चों से आप लोग मतलब सजावट करवा रहे जी? नहीं, मतलब जैसे ये नीचे वाला है और ये दो बच्चे जैसे हैं, उनसे जो है बोल दिए कि भाई ईद मिलादुन्नबी सब मिल के सजाया जाए। सब मिल के सजा रहे थे और ऊपर बच्चे झंडा लगाने गए थे, सही है? हाँ, अचानक से हादसा। हमारा मोहम्मद नसीम। ये जब सजावट कर रहे थे कितने लोग वहाँ थे? हम लोग यहाँ थे। जो भाई आप लोग भी सजावट कर रहे थे अभी जो बता रहे थे, तो कहाँ का उस समय कौन कौन था वहाँ? हम और इंसाफ भाई थे। आप लोग थे ना? जो बोल रहे हम इंसाफ भाई थे और वो झंडे थोड़ा फहरा रहे थे, थोड़ा लगाने में
थोड़ा ऐसे ही वो मतलब गिर गए झंडा, उसमें फंस गया। जिसकी सजावट हुई आप लोगों ने की, हम नहीं और मैंने और सब बच्चों ने मिलकर। नहीं। हाँ तो आप लोग में कितने लोग ऊपर जब ये घटना हुई, हाँ मोहन साहब भाई 2 लोग मान ये कैसे घटना हुई? बता तो रहे हैं कि झंडा लगा रहे थे तो वैसे ही गिर गए उसमें। मतलब वो है कि पाइप में लगा रहे हैं। जितने झंडे लगे हैं, सब पाइप में लगा रहे हैं, नहीं एक ही सब पाइप में झंडे गाड़े हुए हैं। नहीं सब प्लास्टिक में है। तो करंट कैसे लग गया? बता तो नहीं वो जो दीवार है ना उसमें लगा था, हम लोग ऐसे से गिर गए हैं। फिर करंट लग गया। नाम आपका? शौकत अली। ये जो बच्चा खत्म हुआ है, ये कहाँ तो मदरसे में पढ़ता है बच्चा। कब से रहना आप? ये हमारे पास 7-8 साल से है, 50 साल। कहाँ का है ये बच्चा? ये पहाड़ी मऊगंज से क्या नाम है उनका? एक बच्चे का इंसाफ अंसारी। ये घटना कैसे हुई? सर सजावट चल रही थी तो बच्चा वो झंडा लेके चला गया ऊपर वो हाई टेंशन लाइट निकली हुई 11,000 की, तो उसमें वो झंडा उसका छू गया उसमें, तो वो उसके कारण से मतलब ईद मिलादुन नबी के जन्म हुआ था, सजावट आप लोग करवा रहे थे? जी सजावट करवा रहे हाँ नमाज टाइम था, सब लोग नीचे आ गए, बच्चा वो ऊपर गया तो झंडा लेके तो वो उतार में। कितने बच्चे थे उसके? सर कई बच्चे थे, मदरसा ये बच्चे काफी है। सभी बच्चे सजावट का? जी सभी बच्चे हाँ, सजावट में जी। लगे हुए? सभी बच्चे सजावट में जी लगे हुए? सजावट में लगे हुए। क्या आपको पता है कि बच्चों पे मतलब इस तरह के काम करना है, नाबालिगों से ऐसे काम करना नहीं कोई इसमें वैसा वाला कोई काम था ही नहीं, वैसा कोई काम था वो हाई टेंशन वायर ऊपर से गया है, नहीं वो इतना बड़ा है। हाई टेंशन वायर ऊपर से गया है, ऐसे में लापरवाही किसकी मानते हैं? सर लापरवाही, बच्चा झंडा लेके अब ऊपर चला गया लगाने के लिए, तो आप बोल रहे सारे बच्चे सजावट में लगे हुए, फिर नीचे सजावट हो रही है ना, हॉल में हो रही नीचे ऊपर कोई सजावट नहीं। नहीं सर। आप वहाँ पे जाके मौका देख लीजिए। कौन सा मदरसा है ये? मदरसा कुटेही। यही मस्जिद है। मऊगंज में पदस्थ अपर कलेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। बताया जा रहा कि बंटवारे का फैसला फरियादी के हक में करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। मऊगंज जिला में पदस्थ एडीएम अशोक कुमार ओहरी को रीवा लोकायुक्त की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता रामनिवास तिवारी ने रीवा लोकायुक्त में शिकायत की थी कि बंटवारे की फाइल में राजस्व न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में कार्यवाही करने के लिए अपर कलेक्टर आरोपी अशोक कुमार ओहरी 20,000 की मांग कर रहे हैं। 10,000 रुपए एडवांस ले चुके हैं। शिकायत मिलने पर उसकी पड़ताल कर आज मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय में एडीएम कक्ष में 5,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप कर लिया। इसके बाद आगे की कार्यवाही की जा रही है। निवास तिवारी हैं, नई गढ़ी के रहने वाले हैं। इनका जो एक राजस्व प्रकरण एडीएम न्यायालय जिला मऊगंज में चल रहा था, इनका कुछ बंटवारा जमीन का विवाद था, वो काफ़ी 2 साल से करीब चल रहा था। तो उसी में उस विवाद को उनके जो पक्ष में फैसला करने, रामनिवास तिवारी के पक्ष में फैसला करने के लिए एडीएम के द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें 10,000 रुपये पूर्व में लिए गए थे और आज 5,000 रुपये नगद एडीएम मऊगंज अशोक बिहारी द्वारा लेते हुए रंगवा तक खुद के स्वयं के कार्यालय जिला मऊगंज में पकड़े गए हैं। कार्रवाई अभी जारी है। शिकायत कब की गई एडीएम न्यायालय में वर्ष 2022 में, उसके बाद जिला हो गया था तो यहाँ का ट्रांसफर मामला रीवा से मऊगंज हो गया था। अभी क्या कैसे कार्रवाई? स्व सहायता समूह संचालकों की मनमानी और भ्रष्टाचार पर देखिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क की खास रिपोर्ट। रीवा जिले में संक्रमण की तरह फैले हुए स्व सहायता समूह शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ ले रहे हैं। शासन की योजनाओं पर उनकी गिद्ध की नजर रहती है और इन्हीं योजनाओं के दम पर वह अपना आलीशान महल खड़ा कर रहे हैं। इस तरह का फर्जीवाड़ा जिला मुख्यालय में खुलेआम कैसे चल रहा है, यह तो प्रशासनिक अधिकारी ही जाने। जिले के बिछिया में संचालित शगुन स्व सहायता समूह और घोघर में संचालित एकता स्व सहायता पर जब मीडिया की नजर पड़ी तो वहां के हालात ऐसे दिखाई दे रहे थे जहां जानवर भी निवाला खाने से इनकार कर दे, लेकिन यहां नौनिहालों के लिए पोषण आहार तैयार किया जाता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक समूह के पास लगभग 10 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण आहार पहुंचाने का ठेका है, जो दस्तावेजों के आधार पर प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में लगभग 40 बच्चे रहते हैं। इस हिसाब से एक दिन के अंदर 400 बच्चों का निवाला स्व सहायता समूह और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मिली भगत से हजम किया जा रहा है।
उसके परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ की जो लोकल एसडीएम हैं, जो इसका प्रभारी भी होते हैं, उनको निरीक्षण भी करना होता है, उनको सूचित कर दिया है। एसडीएम खुद जाके इसका निरीक्षण करेंगे और आगामी 3 दिवस में प्रतिवेदन देंगे। अगर दोषी पाया गया तो उनको विधिवत कार्रवाई करेंगे। सर, एकता स्व सहायता समूह में पहले भी दलिया और दाल जैसे घोटाले के आरोप लग चुके हैं, इसके बावजूद लगातार उन्हें तो इस बार ये पूर्व का तो अभी नहीं है आइडिया, आपने अभी बताया तो उसको भी संज्ञान में रखेंगे। प्लस इसके जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर विधिवत कार्रवाई। क्या नाम है आपका, कौन सा ये समूह है? कनीज बेगम है, ये एकता स्व सहायता समूह है। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे आज मेनू को जी? मेनू को लेकर क्या कुछ जो बनता है वही जाता है यहाँ। क्या है मेनू में? मेनू में लपसी है, दलिया है, खिचड़ी है और खीर पूड़ी है कल बनेगी। आज की बताइए, आज क्या क्या बना? मीठी लपसी है और सब्जी है, दाल है। किस चीज की सब्जी है? आलू मटर की। आलू लौकी बोल रही है। आलू लौकी बनी है, आलू लौकी बनी है। अभी तो हम हॉस्पिटल से आए हैं। देखा जा रहा है शौचालय के बगल में आपका भोजन निर्माण हो रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे? शौचालय किसका है? वो ऐसे ही बंद रहता है, कुछ नहीं है। मकान मालिक का है, वो मकान मालिक का, वो बंद रहता है, हम लोग उसको यूज नहीं करते। खुला है, उससे बास आ रही है, बदबू आ रही है उससे। आपके केंद्र से यहाँ से किचन से कितने केंद्रों को खाना जाता है? 10 केंद्र। बच्चों की संख्या क्या है लगभग? अब ये तो मैडम बताएंगे। तो आप खाना बनाते हैं तो आपके पास आता होगा ना, कितने बच्चों को खाना देना है? मतलब यहाँ से कितने लोगों को खाना जाता है? 40 लोगों को जाता है, कहीं 50 लोगों का जाता है, कहीं 30 लोगों का जाता है। आज कितने लोगों का खाना बना है? आज कितने लोगों का खाना? आज हमें कितने लोगों को बना? 30 लोगों का बना है ना? 38 लोगों का 38 लोगों का बना है। क्या नाम है आपका? कनीज बेगम। एक केंद्र में 35-36। 40 साल पहले मरे व्यक्ति के नाम जमीन को धोखे से बेचने का मामला प्रकाश में आया है। 40 साल पहले मरे व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करने का अनोखा मामला सामने आया है। मामले में फैसला फरियादी के पक्ष में आने के बाद भी सिविल लाइन थाना प्रभारी द्वारा रिपोर्ट नहीं दर्ज करने पर आज पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचा और उचित कार्यवाही की मांग की। पीड़ित रमेश सिंह ने बताया कि 40 साल पहले उनके पूर्वजों ने एक जमीन शिव कुमार कहार के नाम दी थी, जो लगभग 20 डिसमिल थी। लेकिन बाद में जब डिजिटलाइजेशन हुआ तो पूरी 2.5 एकड़ जमीन उनके नाम चढ़ गई, जिसकी शिकायत करने पर फैसला उनके पक्ष में आया और रजिस्ट्रार ने आदेश जारी किया। लेकिन सिविल लाइन थाना प्रभारी अब रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे और कहते हैं कि संबंधित थाना बैकुंठपुर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराओ। यहां तक कि थाना प्रभारी कमलेश साहू ने रजिस्ट्रार की भी बात नहीं सुनी। दूसरा, अपने बुआ के लड़के को, आदर्श पाठक ने अपने बुआ के लड़के को सुप्रसाद बना करके उस जमीन को फर्जी तरीके से बेच दिया। उसकी रिपोर्ट हमने कलेक्टर मैडम को, जिला पंजीयन मैडम रजिस्ट्रार को दिया। उनने जांच बैठाया। जांच बैठाने के बाद जो उनको मिला कि सब गलत है, तो वो 40 साल पहले मर चुका है। रजिस्ट्रार महोदय ने सिविल लाइन थाना को FIR दर्ज करने के लिए लेटर भेजा और रजिस्ट्रार महोदय खुद आए थे दर्ज कराने के लिए, लेकिन TI कमलेश साहू FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। बोलते हमारे पास बहुत काम है, ये आप जिस थाना में आपकी जमीन है उस थाना में जाइए, बैकुंठपुर थाना में जाइए। हमने उनको बताया कि बैकुंठपुर थाना में ठीक है, आप यहाँ से FIR दर्ज करके ट्रांसफर कर दो, हम वहीं चले जाएंगे। वो भी करने को तैयार नहीं है। तो इसको लेके हम आज SP साहब के पास आए हैं, उनसे निवेदन करने के लिए आप FIR करवाइए। जो जमीन बिकी है वो हमारी है और अभी तक हम, हमारे पूर्वज से लेके अभी तक हम भी उसमें काबिज हैं। जो जमीन बेचा है वो कहीं दूसरी जगह जमीन दिखा के उसकी रजिस्ट्री हमारे वाली जमीन के करा दिया। तो ये रजिस्ट्रार यहाँ आए थे क्या रिपोर्ट करने के लिए? रजिस्ट्रार खुद आए थे FIR दर्ज करने के लिए, तो उनको खुद बोल रहे हैं कि आप SP साहब के पास चले जाइए, हमारे पास बहुत काम है और बैकुंठपुर थाना के लिए करवाइए। तो रजिस्ट्रार से हमने बात किया, फिर जिला पंजीयन अधिकारी मैडम से बात किया, तो वो बोल रहे हैं कि हम बैकुंठपुर थाना में रिपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, हम रिपोर्ट सिविल लाइन को ही करेंगे। क्या आपका ये कहना है कि कोई फर्जी आदमी जीवित खड़ा होकर रजिस्ट्री करवा? हाँ।
संपत्ति विवाद के चलते गोविंदगढ़ में रहने वाले एक व्यक्ति को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने को लेकर पीड़ित ने एसपी रीवा को ज्ञापन सौंपा है। पूरे मामले को लेकर क्या बताया कृष्ण केशव पांडे ने, आइए सुने। साल हो गए, तहसील में भी चला, एसडीएम साहब के यहाँ भी चला और प्रेजेंट टाइम में जो है कमिश्नर साहब के यहाँ चल रहा है। वहाँ से हमको जो है जमीन का स्थगन भी मिल चुका है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ गोविंदगढ़ के रामचरित दुबे जी हैं, वो हमको जो है कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर परेशान करते हैं और फर्जी FIR करवाते हैं और बोलते हैं अभी क्या है, अभी तो 3 मुकदमा और लगवाऊंगा, जिसका मेरे पास ऑडियो और वीडियो भी है और हमने गोविंदगढ़ थाना में भी जाके रिपोर्ट लिखवाई है और हमारे ऊपर जो है तो फर्जी FIR भी हो चुका है, जिसके चलते हम परेशान हैं। और युवा एकता परिषद के विकास अग्निहोत्री गोविंदगढ़ के ही रहने वाले हैं, ये उनका जो है रामचरित दुबे जी का सपोर्ट करते हैं और हमको जो है परेशान करवाते हैं। अभी आज हम SP ऑफिस भी आए हैं, यहाँ पे भी हमने आवेदन दिया है, रजिस्ट्री भी दिया था, वो भी यहाँ पे जो है मिल चुकी है और यहाँ से उन्होंने जो है तो गोविंदगढ़ थाना को भिजवा भी दिया है। जमीन किसकी है? जमीन जो है तो वो हमारी पुश्तैनी जमीनें हैं। कितने वर्ष पुरानी लगभग? वो तो हमारी जो है 100-200 साल पुरानी है। वहाँ बूढ़ी दाई माता का मंदिर, वो हमारी कुलदेवी है। वहाँ पर कुछ बाउंड्री तोड़ने का जी क्या हुआ था वो? जी, वो तो फंसवाने के लिए वो लोग जो है FIR किए, कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जी, उसमें ना तो नक्शा तरमीम, जी आप लोगों के ऊपर आरोप भी लगा था। जी, आरोप लगाए थे, तो उसका न तो अभी तक नक्शा तरमीम हुआ है और न ही सीमांकन हुआ है। बिना नक्शा तरमीम और सीमांकन के उसमें जो है बाउंड्री खड़ी की जा रही थी, जबकि हमको जो है तो बाउंड्री जो पट्टियाँ तोड़ी गई थी वो आप लोग तोड़े थे? नहीं, हम लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो फंसाने के लिए सब एक साजिश है। चौपाटी में 6 फीट का अजगर मिलने से लोग दहशत में आ गए हैं। हालांकि एक स्थानीय व्यक्ति ने उसे पकड़कर बोरे में बंद कर लिया है। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित साईं मंदिर के समीप बुधवार देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब चौपाटी के समीप एक 6 फीट लंबा अजगर एक दुकान के पीछे छिपकर बैठा हुआ था। इतने बड़े अजगर को देखते ही वहां मौजूद भीड़ भी सन्न रह गई। कुछ देर बाद अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इसी दौरान एक बहादुर शख्स एनिमल लवर ने 6 फीट लंबे अजगर को काबू किया और उसे पकड़कर बोरे में बंद कर दिया। रेस्क्यू करने वाले शख्स ने बताया कि उसे सूचना दी गई थी कि मौके पर पहुंचकर उसने अजगर को पकड़ा। जल्द ही उसे वन विभाग को सौंप देगा। मोहम्मद नसीम अंसारी। ये अभी अजगर मिला है, कहाँ पर मिला है? ये चौपाटी में जो फूल मंडी है और दुकान के नीचे था। कैसे पता चला? वहाँ पे मोंटी ताला चाबी वाले हैं जो सौदागर, उन्हीं के थ्रू कांटेक्ट हुआ अपने, उन्हीं की दुकान के नीचे ही था, उन्होंने मुझे कॉल किया। अजगर कितने का है, कितने वजन का है, किस तरह से? ये करीब 8-10 किलो का है इसका वजन और ये 8 से 10 फीट का लंबा है। ये कैसे निकला वहाँ से? अब पीछे जैसे कि पहले ज़माने के राजा रजवाड़ों का सब मामला है, खेत मतलब जंगल टाइप का है, तो वहीं अपना गुजर बसर ये करते हैं और वक्त के साथ बड़े होते हैं, फिर अपने भोजन की तलाश में शहर में घुसते हैं। ये शहर में तो काफ़ी भीड़ लगी होगी? जी, बहुत भीड़ लगी थी। डरे भी हैं? हाँ, डरते भी हैं बहुत लोग। बहुत क्या नाम ही बड़ा है सांप का। कौन सा है? ये राग अजगर की प्रजाति है, राग पायथन है। ये अजगर की प्रजाति में 36 प्रजातियां होती हैं, उनमें से ये एक है राग पायथन। इसका क्या रहता है, किस तरह का रहता है? ये इनमें जहर तो नहीं होता है, पर ये अपनी ताकत से अपने शिकार को जकड़ कर तोड़ कर अपना भोजन बना लेता है। तो अब इसका क्या किया जाएगा? अब ये वन विभाग में जमा होगा कल। इसको वन विभाग में जमा करो? जी। और हमेशा मतलब आपको सूचना मिलती है? तो आप जी क्या क्या पकड़ लेते हैं? रेस्क्यू में तो अभी देखिए सांप है, नेवला है और कबर बिज्जू है, यही सब पकड़े हैं अभी। उल्लू है और लिजॉर्ट है, बिछखोपड़ा, मगरगो, ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। और जो जैसा रेस्क्यू के लिए आता है फिर वहाँ जाते हैं उस हिसाब से। कितने सालों से कर रहे हैं? क्या डर नहीं लगता कि क्या? ये मैं 15 साल की उम्र से कर रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 38 है, करीब 20 साल हो रहे हैं मुझको करते हुए। और
डरना किस बात का, ये सब टैलेंट है, पढ़ाई है इसकी, और पढ़ने के साथ साथ जानकारी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है जानकारी। किसी भी चीज़ की जब जानकारी हो जाती है वो काम आसान हो जाता है, और प्रैक्टिकली मैं उसको 15 साल की उम्र से कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि नाम ही काफ़ी है। जी जी। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से आए तो आपसे संपर्क करें और क्या? जैसे कि ये सांप अजगर की प्रजाति में कोई सांप जहरीले नहीं होते हैं, पर क्या है, सांप का एक नाम है, उस नाम का जो है बड़ा महत्व है। उस नाम से लोग बहुत डरते हैं। जैसे अगर किसी वेरिफिकेशन के लिए पुलिस भी आ जाती है तो लोग डर जाते हैं, वैसे सांप का नाम है। और एक बहुत पुराना एक अंधविश्वास भी है कि सांप किसी को छू लेता है तो वो फिर लौट कर आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऐसे जीव जंतु जब भी काट लें आपको तो डायरेक्ट आप हॉस्पिटल जाइए। किसी भी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र में मत पड़िए, अन्यथा आपकी जान जा सकती है। कोई भी झाड़ फूंक कोई भी बूटी काम नहीं आती है। सांप के काटने से सिर्फ सांप के ही जहर से जो वेनम बनता है, वेनम से जो एंटी वेनम बनता है, वही आपको बचा सकता है। सिर्फ डॉक्टर ही बचा सकते हैं आपको, बाकी कोई भी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र आपको नहीं बचा सकता है। इसलिए कभी भी अगर आपको सांप काटे तो आप हॉस्पिटल ही जाइए, कहीं मत जाइए। रीवा में 11 से 15 सितंबर तक चलने वाले रंग प्रयोग नाट्य समारोह का शानदार आगाज अजय कुमार निर्देशित नाटक रिजक की मर्यादा से हुआ। रंग प्रयोग नाट्य समारोह के पहले दिन अजय कुमार द्वारा निर्देशित व विजय दानदेथा की मूल कहानी पर आधारित रिजक की मर्यादा का मंचन शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया। ये नाटक एक कलाकार की त्रासदी पर आधारित है। 1 घंटे की अवधि के इस नाटक ने समा बांध दिया। कलाकारों की सधी हुई एक्टिंग में साफ दिख रहा था कि मेहनत कितनी की गई है। अजय कुमार वैसे भी संगीत पर अच्छी पकड़ रखते हैं। पूरे नाटक में संगीत ने दर्शकों को प्रभावित किया। प्रकाश संयोजन उम्दा रहा, साउंड भी बहुत बढ़िया रहा। हालांकि रीवा के इस ऑडिटोरियम में लाइट और साउंड को लेकर अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का उद्देश्य यही है कि छात्रों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाए और तकनीकी रूप से शिक्षित किया जाए। मंच पर सभी पात्रों ने अपना चरित्र बखूबी निभाया। हालांकि कार्यक्रम के बीच में लोग मोबाइल पर बात करते नजर आए। बच्चों ने नाटक का खूब लुत्फ उठाया और सही समय पर हंसा और तालियां भी बजाई। लेकिन पढ़े लिखे और सियाने लोग मोबाइल पर ही ऑडिटोरियम में बैठकर आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करते दिखाई दिए। ऐसा लगता है कि एक कार्यशाला रंग दर्शकों के लिए भी आयोजित करनी होगी कि नाटक देखते समय आपका व्यक्तित्व क्या होगा। बहरहाल कार्यक्रम की शुरुआत भी बहुत सादे तरीके से की गई, जिसमें मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक टीकम जोशी व कमिश्नर नगर निगम संजय सौरभ सोन प्रचलन पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह महोत्सव लगातार 15 सितंबर तक चलेगा। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय और जिला प्रशासन ने सभी दर्शकों से प्रतिदिन आने की अपील की है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार।